ये वीडियो जो मैं आज बनाई है मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर एफआईए में जॉब्स आई हैं, एएसआई की, एसआई की और कांस्टेबल की। सर उसमें जो स्पेशल इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं सर उनकी हमें समझ नहीं आती। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, तो वो कैसे पेपर हल करें सर, उसके लिए हमें थोड़ा सा बता दें। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली बच्चों के लिए बनाई है ताकि नौजवान जो हैं वो वीडियो देखें और टेस्ट में अच्छे मार्क्स लें। तो सबसे पहले सिलेबस पर बात करते हैं कि किस तरह का जो सिलेबस है इस पेपर में होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट में से कितना पेपर आएगा। तो सबसे पहले जो है पाक स्टडी है, इसमें 5% क्वेश्चन आएंगे। नंबर 2 हमारे पास है इंग्लिश ग्रामर, इसमें 20% क्वेश्चन आएंगे। तो पेपर में जो सबसे बड़ा पोर्शन होगा वो इंग्लिश ग्रामर का होगा, क्योंकि इसमें से 20% क्वेश्चन आएंगे और जो बंदा भी इंग्लिश का पोर्शन हल करेगा वो उसके पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे और वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेगा। नंबर 3 हमारे पास जे के है, यानी जनरल नॉलेज है। 10% क्वेश्चन जो हैं वो जनरल नॉलेज के आएंगे। 4 पर FIA एक्ट है, इसमें से 10% आएंगे। अरिथमेटिक रीजनिंग है, 15% इसमें से आएंगे। 10% इस्लामिक स्टडी में आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में से 15% आएंगे और साइकोलॉजिकल असेसमेंट में 50% आएंगे। तो ये सिलेबस है जिसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे हैं। जो इसमें सबसे बड़ा पोर्शन होगा वो इंग्लिश का होगा, और जो बच्चा भी इंग्लिश का पोर्शन हल करेगा उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये FIA में जॉब्स आई थी, ASI की, SI की और कांस्टेबल की। तो जो इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है, वो मेन रोल प्ले करेगा। किसी भी बच्चे के जो ज़्यादा मार्क्स लेगा उसको इंग्लिश का जो पोर्शन है वो आना ज़रूरी है। FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो इसके इसके एग्ज़ाम के लिए स्पेशली इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं उन पर मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि बच्चे इसको देखें और पेपर की अच्छी तैयारी कर सकें। मैंने कोशिश की है कि ये वो क्वेश्चन हैं मैंने डाले हैं 22 क्वेश्चन जो अमूमन इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ताकि बच्चे इनको इस वीडियो को देखने के बाद ईज़िली जो इम्तहान में क्वेश्चन आएंगे उनको हल कर सकेंगे। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश पोर्शन पर बात करें। तो मैंने 22 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो पेपर में आप लोगों की मदद करेंगे। आपको अच्छे मार्क्स इस मिलेंगे अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे। तो 22 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के मैंने सेलेक्ट किए हैं जो बार बार डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो कोशिश करें आप इनको अच्छी तरह से सुने, समझें और इंशाल्लाह इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। इनमें से भी आ सकते हैं, इससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन स्पेशली इंग्लिश का जो पोर्शन है 20% का उसमें आएंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ड है क्राउड। तो नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन है कि जो क्राउड है वो कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है या मटेरियल नाउन है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है, यानी कि ये ऑप्शन ए ठीक है, कलेक्टिव नाउन। तो बहुत सारी चीज़ों को जब हम एक नाम देते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी बहुत सारे लोगों को हमने एक वर्ड में समा दिया है, यानी बहुत सारे लोगों के लिए हमने एक लफ्ज़ यूज़ किया क्राउड। तो बहुत सारी चीज़ों को जब हम एक नाम देंगे तो वो हमारे पास होगा कलेक्टिव नाउन। तो इसमें जो ऑप्शन है ए है वो ठीक है, यानी कि कलेक्टिव नाउन आपका जवाब होगा ए ऑप्शन। यानी जब भी बहुत सारी चीज़ों को एक नाम दिया होगा तो वो हमारे पास है कलेक्टिव नाउन होगा। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन 2 है हमारे पास पेशेंस, यानी ये मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जो पेशेंस है ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होता है ये वो नाउन होता है जिसको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। तो पेशेंस मीन सब्र, ना किसी ने सब्र को देखा है ना हम छू सकते हैं, तो ये क्वालिटी होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये क्वालिटी होती है, हम इसको छू सकते हैं ना देख सकते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये ज़्यादातर पेपर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पूछा जाता है। तो ये आप बात जहन में रख लें कि जो भी किसी इंसान की क्वालिटी होती है जिसको हम ना दे सकते हैं ना छू सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो यानी इसमें डिफरेंट नाउन्स आएंगे जिस तरह लव है, हेट है, होनेस्टी है, ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। तो
जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्वेश्चन है ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम ना दे सकते हैं ना और छू सकते हैं। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ये पेपर में डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप जहन में रख लें कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एस्टॉनिश मीन्स, यानी इसका मतलब क्या है। मेक है, मिक्स है, सेपरेट है या सरप्राइज़ है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी है, यानी इसका मतलब है सरप्राइज़ है, यानी हैरान करना है। तो आपसे इस तरह के मीनिंग्स भी पूछे जा सकते हैं, यानी कोई भी वो वर्ड दे सकते हैं कि इसका मीनिंग बताएं। नंबर 4 हमारे पास क्वेश्चन है कैन वी से द वर्ल्ड इज़ जस्ट आ क्लिक अवे, यानी उन्होंने जो वर्ड आ क्लिक अवे है इसको उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है कि इसका क्या मतलब है। तो हमारे पास ऑप्शन उन्होंने 4 दिए हैं, वेरी नियर है, फार अवे है, इन द वे है, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है डी, आउट ऑफ वे। तो आ क्लिक अवे का मतलब होता है वेरी नियर है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो ठीक है, वेरी नियर यानी बहुत ही करीब। तो ये 2 क्वेश्चन थे, एक मीनिंग हमने देखना था और दूसरा भी मीनिंग देखना था। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है असलम एंड अली डैश फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, यानी इसमें हमने वर्ब की फॉर्म देखनी है कि कौन सी लगनी है। तो असलम एंड अली डैश फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, ए हमारे पास है गोज़, बी हमारे पास है गो, सी हमारे पास है इज़ गो, और डी हमारे पास है वाज गो। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसमें हमारे पास आएगा अली एंड असलम गो, यानी गोज़ तो लगना नहीं क्योंकि वो तो एक सिंगुलर के साथ लगता है। गोज़ नहीं लगना, इज़ गोइंग भी नहीं लगना, और वाज गो भी नहीं लगना। तो हमारे पास ऑप्शन जो बी है वो ठीक है, यानी गो, असलम एंड अली गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो आपसे वो किसी भी सेंटेंस की फॉर्म ऑफ वर्ब जो है पूछ सकते हैं। हमारे पास नंबर 6 है दे डैश एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। तो ऑप्शन ए हमारे पास है टेक, ऑप्शन बी हमारे पास है विल टेक, और ऑप्शन सी है हैड बिन टेकिंग, और डी है वुड टेक। तो जिस सेंटेंस के अंदर सिंस और फार का इस्तेमाल आता है, या तो हैज़ बिन का यूज़ होता है, या हैड बिन का, या विल हैव बिन, या शैल हैव बिन का यूज़ होता है। तो जैसे ही आपने सेंटेंस में सिंस और फार का यूज़ देखना है, जैसे ही सिंस और फार नज़र आए तो आपने ये ज़हन में ख्याल लाना है कि इसमें या तो हैड बिन आएगा, या हैज़ बिन आएगा, या विल शिल हैज़ बिन आएगा। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन सी है हैड बिन टेकिंग, ये ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आएगा दी हैड बिन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह का कोई भी जो सेंटेंस आएगा जिसमें सिंस और फार का यूज़ होगा, तो आपने फौरी ऑप्शन की तरफ देखना है गौर से कि इसमें कोई हैड बिन का ऑप्शन तो नहीं है, या हैज़ बिन का ऑप्शन तो नहीं है, या विल हैव या शेल हैज़ बिन का ऑप्शन तो नहीं है। तो जैसे ही आप गौर से सेंटेंस को पढ़ेंगे, सबसे पहले तो आपने सेंटेंसेस को गौर से पढ़ना है ताकि आपको पता चल सके, तो इसको गौर से देखना है। तो जैसे ही ऐसे सेंटेंस आए तो आपने फौरी ऑप्शन ले लेना है हैड बिन टेकिंग, या इस तरह का कोई भी सेंटेंस आए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, द अंडरलाइन वर्ड इज़। तो उन्होंने ब्यूटीफुल वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है कि ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, या नाउन है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो जो ब्यूटीफुल है वो गर्ल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यानी गर्ल को मज़ीद खूबसूरत बना रहा है। तो जो भी चीज़ किसी के मीनिंग में इजाफा करती है नाउन के या प्रोनाउन के, उसको मज़ीद खूबसूरत बनाती है, नाउन और प्रोनाउन की खसूसियात को बताती है, उसको हम एडजेक्टिव इंग्लिश में कहते हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारे पास ठीक है। तो आपने एडजेक्टिव पर गौर करना है कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं, यानी उनके मीनिंग में इजाफा करते हैं। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल गर्ल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। जो भी चीज़ किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करेगी उसको हम एडजेक्टिव का नाम देते हैं। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास ठीक है। तो आपने जो भी क्वेश्चन आए एडजेक्टिव से रिलेटेड, तो आपने देखना है कि अगर किसी नाम में इजाफा कर रहा है कोई भी वर्ड जो है, जिस तरह ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल के मीनिंग में ब्यूटीफुल इजाफा कर रहा है, इसलिए हमने इसको एडजेक्टिव का नाम दिया। तो एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या
प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं, यानी नाउन को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं, यानी ब्यूटीफुल गर्ल। तो हमारे पास जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो एज आ एडजेक्टिव है, तो ऑप्शन जो ए है वो हमारे पास है। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने उसको ज़रा गौर से देखना है और हल कर लेना है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। शी स्पोक लाउडली, द अंडरलाइन वर्ड इज़, यानी लाउडली है, एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है। तो स्पोक लाउडली यानी कि वो ज़ोर से बोल रहा है, ऊंची आवाज़ में बोल रहा है। तो जो भी चीज़ है वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगी उसको हम एडवर्ब का नाम देते हैं। तो शी स्पोक लाउडली, यानी स्पोक हमारे पास वर्ब है और लाउडली वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो जो भी चीज़ किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगी उसको हम एडवर्ब का इंग्लिश में नाम देते हैं, यानी उसके बोलने का अंदाज़ है, यानी वो कितनी ज़ोर से बोल रही है। तो एक तो आपने जहन में रखना है कि वर्ब के बाद ही एडवर्ब आता है, और ज़्यादातर जो एडवर्ब होते हैं उनके एंड पर एल वाई लगा होता है। लाउडली इसके एंड पर एल वाई है, तो ये आपने जहन में रखना है कि जो ज़्यादातर एडवर्ब हैं वो वर्ब के बाद आती हैं और बिल्कुल उनके एंड पर एल वाई होता है। शी स्पोक लाउडली, स्पोक हमारे पास वर्ब है और लाउडली हमारे पास एडवर्ब है, यानी ये स्पोक के मीनिंग में इजाफा कर रही हैं। तो जो चीज़ें स्पोक के मीनिंग में इजाफा करेंगे उसे हम एडवर्ब का नाम देते हैं, यानी वर्ब के बाद फौरी एडवर्ब आती है और एडवर्ब के एंड पर ज़्यादातर एल वाई होता है, यानी ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा करती है। तो जो लाउडली है ये हमारे पास एडवर्ब है, ऑप्शन जो ए है ये जवाब हमारे पास ठीक है। ये बात आप जहन में रखें कि जो चीज़ वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगी उसको हम एडवर्ब का नाम देते हैं और ये वर्ब के बाद यूज़ होती है। जिस तरह हमारे पास स्पोक वर्ब है और उसके बाद एडवर्ब यूज़ हुई है और उसके एंड पर एल वाई है। ये अपने जहन में रखना है कि एडवर्ब के एंड पर ज़्यादातर एल वाई आएगा, तो ये आप जहन में बात रख लें। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास ठीक है, यानी एडवर्ब जवाब है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है ही रन्स क्विकली, द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है उसमें हमारे पास है क्विकली है, ये वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। तो देखें रन के बाद क्विकली आया है, तो रन हमारे पास वर्ब है और जो चीज़ मैंने आपको पहले बताया कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगी उसको हम एडवर्ब का नाम देते हैं और ये वर्ब के फौरी बाद आती है। रन हमारे पास वर्ब है, रन के फौरी बाद हमारे पास क्विकली आया है, तो क्विकली हमारे पास जो है ये एडवर्ब है। एक तो इसके एल देखें, इसके एंड पर एल वाई है। मैंने पहले बताया कि जितने भी एडवर्ब्स होते हैं ज़्यादातर उनके एंड पर एल वाई आता है। तो क्विकली हमारे पास है एडवर्ब है, ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास है ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है कि आपने देख रहे हैं कि जिस वर्ड के स्पेलिंग ठीक हो उसको आपने टिक करना है। तो ये हमारे पास है ऑप्शन ए है इंटरटेन, बी है इंटरटेन, सी है इंटरटेन और डी है इंटरटेन। तो इसमें जो ऑप्शन डी है इंटरटेन इसके स्पेलिंग ठीक हैं, आपने इसको देख लेना। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास आएगा, वो आपसे कोई भी वर्ड पूछेंगे कि आपको इन जो ऑप्शन दिए गए इनमें से जिसके स्पेलिंग ठीक है उनको आप सर्कल करें या टिक करें। तो आपने ये एहतियात के साथ करना है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी स्पेलिंग है कि हमने करेक्ट जो वर्ड है उसको देखना है कि इसमें से कौन से वर्ड के करेक्ट स्पेलिंग हैं। कमांडेबल है, ए बी बी सी और डी, ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं जिसमें से हमने देखना है कि किसके स्पेलिंग ठीक हैं। तो ऑप्शन जो बी है ये कमांडेबल के स्पेलिंग ठीक हैं। इस तरह के आपको 2 वर्ड्स आएंगे जिसमें से आपने देखना है कि किसके स्पेलिंग ठीक है, इसको आपने एहतियात से करना है और तसल्ली से। क्वेश्चन नंबर 12 है दिस इज़ माई बुक, तो इसमें जो वर्ड माई है उसको अंडरलाइन किया हुआ है। ये कौन सा प्रोनाउन है, पोजेसिव है, रिफ्लेक्सिव है, रिलेटिव है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये बात आप नोट कर लें, तसल्ली से लिख लें कि माई, वी के बाद आवर आता है, ही के बाद इज़ आता है, शी के बाद हार आता है, दे के बाद देयर आता है। तो ये जितने भी इस तरह के वर्ड्स हैं ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो ठीक है, यानी कि देखें आई के बाद माई आया है, ही के बाद इज़ आएगा, शी के बाद हार आएगा, तो दे के बाद देयर आएगा। तो ये जितने भी इस तरह के वर्ड्स हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं, तो इसको आप गौर से देख लें।
तो इस तरह के वर्ड जो हों आएंगे वो पोजेसिव प्रोनाउन होंगे। ये इस तरह का एक सेंटेंस आपसे पूछा जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में। तो माई आए, देर आए, आवर आए, हिज आए, हार आए, तो ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन होंगे। आप तसल्ली से इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको देख लें, अच्छी तरह से समझ लें। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट है। तो पास्ट इंडेफिनेट में तो सेकंड फॉर्म आती है, ये कन्फर्म बात है। अगर सादा फिक्री हूँ, नेगेटिव या इंटरोगेटिव ना हूँ। फ्यूचर में आपको पता है कि वेल शेल का यूज़ होता है। द सन सेट्स तो फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो ये कन्फर्म बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है। आपने इस बात को गौर से देखना है कि ज़्यादातर जो सेंटेंस पूछा जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस लिखा होता है। और गौर से देखा करें कि जब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हो, द सन सेट्स, तो सेट्स के साथ एस लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का हम इजाफा करते हैं। तो जो ऑप्शन ए हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये ठीक है। आगे नंबर 14 है, अंटीरियर मीन्स। तो अंटीरियर का क्या मीनिंग है? आउटसाइड है, इनसाइड है, बाउंड्री है, फ्लोर है। तो इसमें हमारे इंटीरियर होता है इनसाइड, यानी अंदरूनी हिस्सा। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास है, ठीक है। इस तरह का आपसे कोई भी वर्ड होगा और वो आपसे मीनिंग पूछेंगे कि इसका मीनिंग बताएं, इससे मिलता जुलता ये भी आ सकता है, इससे मिलता जुलता आएगा, तो आपने उसको गौर से देखना है। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, दे रोट आ बुक। तो ये उन्होंने टेंस पूछा है कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट डेफिनेट है, पास्ट डेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो दे रोट आ बुक, तो रोट सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के अंदर आती है जब फिक्र इंटरोगेटिव या नेगेटिव ना हो। तो जो सेकंड फॉर्म है वो आती ही पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है, ना प्रेजेंट में आती है ना फ्यूचर में आती है। तो ये बात है कन्फर्म है, आप लिख लें, नोट कर लें, जहन में बिठा लें कि जो सेकंड फॉर्म है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आती है। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, अपॉइंटेड मीन यानी इसका क्या मतलब है? सिलेक्टेड है, रिजेक्टेड है, हैवी है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो अपॉइंटेड का मतलब होता है सिलेक्टेड है, तो ये ऑप्शन हमारे पास ए है, ए ठीक है, यानी सिलेक्टेड है। अपॉइंट का मतलब है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना, सिलेक्टेड, तो ऑप्शन ए हमारे पास ठीक है। इस तरह का भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, यानी मीनिंग है पूछा जाएगा, मिलता जुलता ये भी पूछा जा सकता है या इससे मिलता जुलता भी पूछा जा सकता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट, द अंडरलाइन वर्ड इज़। तो एंड को उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है कि ये नाउन है, वर्ब है, कंजंक्शन है या इंटरजंक्शन है। तो जो ये हमारे पास ऑप्शन जो सी है कंजंक्शन है। कंजंक्शन वर्ड, जो कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं वो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने का काम करते हैं, यानी उनके दरमियान राब्ता कायम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो जो एंड वर्ड है वो एज आ कंजंक्शन यूज़ हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन जो है सी है वो ठीक है। दो चीज़ों को जो कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं वो मिलाते हैं, एंड बट, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे जो टू सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे वो कंजंक्शन वर्ड्स होंगे, आपने ज़हन में बिठा लेना है। तो ऑप्शन सी हमारे पास ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, उन्होंने अपोजिट पूछा है, एंटोनिम ऑफ वार, यानी उल्टा वार का क्या है? कंपटीशन है, एग्ज़ाम है, पीस है, ट्रायल है। तो हमारे पास ऑप्शन जो सी है, वार का उल्टा हमेशा पीस ही होता है, तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो पीस ठीक है। इस तरह का आपसे कोई भी मुतज़ाद पूछा जाएगा, यानी जो वर्ड होगा उसका आपने उल्टा बताना है। डे है तो नाइट होगा, इस तरह का आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है, यानी वार का जो अपोजिट है वो पीस है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, साकिब इज़ लीविंग डैश फ्राइडे एट नाउन। तो ये प्रेपोजिशन वर्ड्स उन्होंने दिए हैं कि जहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन आनी है, ऑन आनी है, एट आना है, बाई आना है, फ्राम आना है। साकिब इज़ लीविंग डैश फ्राइडे ऑन एट
नाउन। तो जितने भी दिनों के नाम हैं, फ्राइडे हो, संडे हो, सैटरडे हो, ट्यूसडे हो, मंडे हो, आप ये बात जहन में रख लें, नोट कर लें कि उनके साथ प्रेपोजिशन ऑन ही आएगी। साकिब इज़ लीविंग ऑन फ्राइडे। तो जितने भी दिनों के नाम आएंगे, चाहे संडे आए, फ्राइडे आए, ट्यूसडे आए, मंडे आए, तो ये जहन में बात रख लें, नोट कर लें कि उनके साथ आपने प्रेपोजिशन ऑन ही लगानी है। तो ऑप्शन ए हमारे पास ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, डिनर वाज गुड। द अंडरलाइन वर्ड इज, उन्होंने गुड को अंडरलाइन किया हुआ है। डिनर वाज गुड, गुड क्या चीज़ है? डिनर। और डिनर क्या है? नाउन है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो चीज़ नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रही है उसको हम एडजेक्टिव का नाम देते हैं। न्यूटन ने 4 ऑप्शन दिए हैं, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है। तो हमारे पास जो गुड है वो एज आ एडजेक्टिव है। मैंने आपको ये पहले भी एक सेंटेंस में बता दिया है कि जो भी चीज़ किसी नाम में इजाफा कर रही होगी, नाम को खूबसूरत बना रही हो, उसको हम एडजेक्टिव का नाम देते हैं। यानी डिनर वाज गुड, गुड क्या चीज़ है? डिनर, यानी खाना बहुत अच्छा है। तो खाने के मीनिंग में गुड जो है वो इजाफा कर रहा है, तो इसको हम एज आ एडजेक्टिव का नाम देते हैं। जो ऑप्शन ए हमारे पास एडजेक्टिव है वो ठीक है। तो इसमें एडजेक्टिव आएगा। ये आप जहन में बात रख लें कि जो भी वर्ड नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा होगा वो एज आ एडजेक्टिव ही होगा। ऑप्शन ए हमारे पास ठीक है। तो 21 हमारे पास क्वेश्चन है, ये पैसे वाइज का है। चेंज द वॉइस, दे हैव वन द मैच। तो नीचे उन्होंने 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ए बी सी। ए हमारे पास है द मैच has been won by them, the match had won by them, the match has won by them। तो आप ये देखें कि जब पैसे वाइज में हम चेंज करते हैं तो एक तो हम ये करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम स्टार्ट में ले आते हैं और सब्जेक्ट को एंड पर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसमें हमारे पास द मैच जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसे वाइज में। और जब भी हैज़ हैव होगा तो उसको हम हैज़ के साथ और हैव के साथ बिन लगाएंगे। तो द मैच हैज़ बिन वन बाय देम, तो ऑप्शन जो ए है हमारे पास वो ठीक है। तो जब भी हैज़ हैव आएगा पैसे वाइज में तो हम उसको जब उसकी चेंज करेंगे उनको तो हम हैज़ हैव के साथ बिन का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो द मैच जो है उसको हमने स्टार्ट में लेकर आए, हमने सब्जेक्ट बना लिया है। द मैच है जो आगे मैच के साथ हैज़ लगाना था, तो जब हैज़ हैव मैंने कहा पैसे वाइज में हो तो उनको हम जब पैसे वाइज बनाते हैं तो हैज़ हैव के साथ बिन लगाते हैं। द मैच हैज़ बिन वन बाय देम, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन जो ए है वो ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, ही सेज़ आई एम अ लेज़ी बॉय। ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है तो हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना है। तो हमारे पास ए बी सी 3 ऑप्शन हैं। तो ही सेज़ आई एम अ लेज़ी बॉय सादा प्रेजेंट का फ़िक्रा है, तो इसमें ही सेज़ है, कॉमे ख़त्म करके दैट लगा। कुछ बुक्स में सेज़ की जगह टेल्स भी होता है, वो भी ठीक है। और अगर सेज़ लिखा हो तो वो भी ठीक है। और उसके बाद आई जो है फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने सब्जेक्ट के साथ चेंज किया तो आई की जगह ही आ गया, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट पीछे है और आगे एज आर एम है। तो जब पीछे प्रेजेंट डेफिनेट हो तो हम उसमें कोई जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें चेंज नहीं करते, तो ऐसा का ऐसे ही आएगा, ही इज़ अ लेज़ी बॉय। तो इसमें जो 3 ऑप्शन में से जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास ठीक है। ही सेज़ दैट ही इज़ अ लेज़ी बॉय, तो जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास ठीक है। इस वीडियो में मैंने तकरीबन 22 क्वेश्चंस जो हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं इससे मिलते जुलते, यानी इस तरह के आएंगे, ये भी आ सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को सारा देखें ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें और इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। और इन क्वेश्चंस को अलग से समझने के लिए मेरे चैनल पर नाउन की, प्रोनाउन की, एडवर्ब की जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी अलग अलग वीडियो मौजूद है। आप उधर से तफसील के साथ है सारी वीडियो देख सकते हैं। तो ये मैंने आज की वीडियो बनाई है ताकि जो बच्चे हैं वो जो इंग्लिश का पोर्शन आना है 20% इंग्लिश ग्रामर का वो आसानी से हल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो